हरिओम सभी को। आप सभी का स्वागत है योगेश्वरम गुरुकुल फाउंडेशन के इस चैनल पर। और हम कर रहे थे जनवरी 2025 का PYQ। तो कल हमने 1 से 5 तक प्रश्न किया था योग सब्जेक्ट का। उसके आगे आज देखते हैं, लेकिन इसके पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि हमारे नए बैच का सेशन जो है वो शुरू होने जा रहा है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, तो कृपया आप सब जो भी इंटरेस्टेड हैं वो जल्द से जल्द रजिस्टर करें। आप कॉल कर सकते हैं हमें, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दिया जाएगा, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अपनी जो भी क्वेरी है वो बता सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो अगला प्रश्न आता है, हमारा छठा प्रश्न है, जो कि भगवत गीता से यहाँ पे पूछा गया है। तो कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार सृष्टि चक्र और यज्ञ के आधार पर इनको क्रमबद्ध करना है। तो सृष्टि चक्र की बात जो है सबसे पहले हम देखते हैं कि किस अध्याय में की गई है। आपके तीसरे अध्याय में सृष्टि चक्र की बात की गई है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर 2 श्लोक में कवर होता है। तीसरे अध्याय का 14वां और तीसरे अध्याय का 15वां श्लोक है भगवत गीता का, जो कि यहाँ पे सृष्टि चक्र के बारे में बताते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर, अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अब यहाँ पे बिल्कुल नीचे से ऊपर तक बताया गया है कि जैसे कि सभी प्राणियों की उत्पत्ति किससे होती है? अन्न से होती है। अन्नाद् भवन्ति भूतानि। उसके बाद परजन्यात् अन्न संभव। अन्न कहाँ से उगते हैं? तो परजन्य यानी कि वर्षा से, मेघ से, बादल से जब बारिश होती है तो अन्न की उत्पत्ति होती है। तो कहते हैं कि परजन्य कहाँ से आते हैं? तो यज्ञात् भवति परजन्यो, यानी कि परजन्य यानी कि बारिश होती है यज्ञ के कारण, यज्ञ करने के कारण। और यज्ञः कर्म समुद्भवम्, यज्ञ कहाँ से आए हैं? तो कर्म समुदाय से आए हैं। कौन से कर्म समुदाय? तो जो विहित कर्म है वहां से यज्ञ आए हैं। फिर आगे कहते हैं कि कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कि कर्म जो है वो कहाँ से आया? कर्म के समुदाय ये ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्माक्षर समुद्भवम, ब्रह्म से ये सब उत्पन्न हुआ है। इसीलिए यहाँ पर बोला है कि तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, यज्ञ में परमात्मा प्रतिष्ठित है, क्योंकि ब्रह्म से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। तो इस सीरीज में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सृष्टि चक्र की बात की गई है, तो ऑप्शन में दे रखा है हमारा, उसको हमें सीरीज में लगाना है। तो जैसा कि हमने देखा कि सबसे पहले क्या हुआ, तो ब्रह्म, देखा जाए तो ऊपर से नीचे की तरफ अगर चले तो ब्रह्म से कर्मों की उत्पत्ति हुई। तो हमारा यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन नंबर आ जाएगा विहित कर्म, ठीक है, क्योंकि विहित और अविहित 2 प्रकार के कर्म होते हैं, है ना। अविहित कर्म वैसे कर्म जिसको नहीं करना चाहिए, और विहित जो करने योग्य कर्म है। तो यज्ञ विहित कर्मों से ही आया है। तो विहित कर्म जो है वो आपका पहले नंबर पे आ जाएगा। कर्मों से यज्ञ की उत्पत्ति हुई है, यज्ञ आपका दूसरे नंबर पर आ जाएगा। यज्ञ से फिर क्या उत्पन्न हुआ? वृष्टि, यानी कि वर्षा हुई, तो वृष्टि हमारी तीसरे नंबर पर आ जाएगी। चौथे नंबर पर जब वृष्टि हुई, वर्षा हुई, तो क्या हुआ? अन्न की उत्पत्ति हुई, ठीक है। और अन्न को खाने से ही अंतिम अंतिम धातु वीर्य के रूप में कन्वर्ट होता है अन्न, जिससे कि संतान की उत्पत्ति होती है। यानी कि संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? अन्न से हुई। तो इसलिए अन्न आपका, सॉरी, प्राणी जो है वो आपका लास्ट आएगा। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी हमारा आता है, बी के बाद फिर ए आता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि बी, ए, ई, डी, देन सी, ठीक है।
विहित कर्म से यज्ञ की उत्पत्ति, फिर यज्ञ से वृष्टि हुई, वृष्टि से अन्न हुआ और अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर धोती से। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ये वास लिखा है, एक्चुअली वास नहीं होगा, यहाँ पे वसन होगा, वसन, वसन धोती। वसन धोती के बारे में पूछा है कि किस रोग के लिए उपयोगी है। तो वसन धोती जो है वो घेरंड संहिता में धोती के अंतर्गत इसका वर्णन है। दंड धोती के अंतर्गत आता है हमारा वस्त्र धोती, जिसको वसन धोती भी कहते हैं। तो वस्त्र धोती जो है उसके लाभ के अंतर्गत दे रखा है कि गुल्म, ज्वर, प्लीहा और कुष्ठ, कुष्ठ यानी कि गुल्म जो एब्डोमिनल अल्सर है वो दूर होता है, ज्वर यानी कि फीवर हो गया, प्लीहा रोग यानी स्प्लिन डिजीज जो भी है वो धोती को करने से होता है, वस्त्र धोती को करने से ठीक होता है। और वहां लिखा है कि कुष्ठ यानी कि जो स्किन डिजीज है, लेप्रोसी डिजीज है, ये वस्त्र धोती को करने से दूर होता है। तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे करेक्ट हो गए, गुल्म, ज्वर, प्लीहा और कुष्ठ। अब बचा कोष्ठकाठिन्य। कोष्ठकाठिन्य का मतलब होता है कॉन्स्टिपेशन, हार्ड हार्ड स्टूल का पास होना। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। तो कोष्ठकाठिन्य के लिए कौन सा, अगर दे रखा हो कि कोष्ठकाठिन्य के लिए कौन सा धोती कर्म जो है वो उपयोगी है, तो हम क्या बताएंगे, मूल शोधन। मूल शोधन को करने से जो है वो कोष्ठकाठिन्य दूर होता है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन दूर होता है, हार्ड स्टूल दूर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए तो हम फर्स्ट करेक्ट होगा, ए बी सी एंड ई। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न फिर से हमारा हठ योग से ही है। अब यहाँ पर हठ प्रदीपिका के अनुसार प्रश्न पूछा है। हठ प्रदीपिका, एक तरफ कह रहे हैं कुलथ वर्षा का जल, विष को भी भस्म करने वाला और जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला। तो सबसे पहले दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वर्षा का जल जो है, सॉरी, कुलथ जो है वो इनमें से क्या ऑप्शन ठीक बैठता है। तो मत्स्येंद्र आसन नहीं, मयूर आसन नहीं, अपथ्य हाँ। हठ प्रदीपिका में कुलथ कुल्थी की दाल को कहा है, जो कि अपथ्य में रखा है, पथ्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट आंसर थर्ड होगा, यानी कि अपथ्य। फिर वर्षा का जल, तो वर्षा का जल देखिए वो जो है वो हार्ड नहीं होता है, इजी टू डाइजेस्ट होता है। और वर्षा के गुण का उपयोग जो है हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी सबसे उत्तम जल वर्षा का जल बताया गया है। तो हमारे ग्रंथ में भी जो है वर्षा का जल पथ्य में रखा गया है, और वर्षा का जल जो है वो हमें जरूर लेना चाहिए जब बारिश का मौसम आता है। तो अगर पहले के जमाने में याद हो तो हम लोग बारिश जब होती थी तो पानी इकट्ठा करके, उसका जल इकट्ठा करके रखते थे, फिर उसको हम उबाल करके पीते थे। तो ये जो है हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है और काफी न्यूट्रिटिव भी होता है। तो वर्षा का जल हम यहाँ पे पथ्य के अंतर्गत रखेंगे। तीसरा है विष को भी भस्म करने वाला। तो विष को भस्म करने वाला, अब हमारे दो ऑप्शन बचे, मत्स्येंद्र आसन और मयूर आसन। तो मयूर आसन जो है उसके बारे में ऐसा लिखा है हमारे यौगिक टेक्स्ट में कि मयूर आसन को करने से जठराग्नि इतनी ज्यादा प्रदीप्त हो जाती है, इतनी प्रबल हो जाती है कि मानो विष को भी भस्म हो जाए। तो ये थर्ड ऑप्शन, इसका आंसर सेकंड वाला करेक्ट होगा। अब बच्चा हमारा क्या, जठराग्नि प्रदीप्तम। तो मत्स्येंद्र आसन को करने से जठराग्नि प्रदीप्त होती है। और मत्स्येंद्र आसन के बारे में ये भी लिखा है कि मत्स्येंद्र आसन जो है वो डायबिटीज के लिए, शुगर के लिए या मधुमेह के लिए जो है वो रामबाण है। बिहार स्कूल ऑफ योग के अंतर्गत जो घेरंड संहिता जो किताब है उसमें ऐसा लिखा है कि मत्स्येंद्र आसन जो है वो मधुमेह के लिए रामबाण इलाज है। तो हठ प्रदीपिका में मत्स्येंद्र आसन के बारे में लिखा है कि जठराग्नि प्रदीप्तम, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है।
तो इसके अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर कौन-सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड हुआ। ठीक है? बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न फिर से भगवत गीता के अनुसार पूछा गया है और यहाँ पे क्षत्रिय के कर्म नहीं है। ध्यान रखना है कि क्या पूछा है? क्षत्रिय के कर्म नहीं है। तो या तो वो ब्राह्मण के होंगे कर्तव्य कर्म, या तो वैश्य के, या तो फिर शूद्र के। तो शूद्र का तो भगवत गीता में एक ही बताया है कर्तव्य कर्म की सभी वर्णों की सेवा करना शूद्र का कर्म है। अब आते हैं कि भगवत गीता के किस अध्याय में ये चारों वर्णों के बारे में व्याख्या की गई है। तो वैसे तो ये चारों वर्णों की व्याख्या जो है और भी अध्याय में आई है, लेकिन मुख्य रूप से 18वां चैप्टर जो हमारा मोक्ष संन्यास योग है, वहां पर बताया गया है इन सभी के कर्तव्य कर्मों के बारे में। तो जैसे कि बताया गया कि ब्राह्मण का कर्तव्य कर्म क्या है? तो शम करना, दम करना, आस्तिक्य, ज्ञान, विज्ञान और श्रद्धा जो है ये सारे ब्राह्मण के कर्तव्य कर्म बताए गए हैं। क्षत्रिय के कर्तव्य कर्म के अंतर्गत बताया गया है कि शौर्य, धृति, तेज और युद्ध से पलायन न करना, इस प्रकार से क्षत्रिय के गुण बताए गए हैं। वैश्य के बताए गए हैं कि गो पालन करना, वाणिज्य करना, क्रय विक्रय करना। और शूद्र का तो मैंने बता दिया कि शूद्र का सभी वर्णों की सेवा करना शूद्र का कर्तव्य कर्म है। अब देखते हैं कि क्षत्रिय के कौन से नहीं है। तो पहले तो क्षत्रिय के कौन से हैं वो कैंसिल हो जाएगा। तो क्षत्रिय का जैसे बताया है कि तेज, ये क्या है? क्षत्रिय का कर्तव्य कर्म है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और क्या है? तो धृति, ठीक है। तो ये दोनों क्षत्रिय के कर्तव्य कर्म है, जो कि यहाँ पर आंसर हमारा इनकरेक्ट है, इसको सिलेक्ट नहीं करना। तो फिर बचा हमारा दमह, जो कि ब्राह्मण के कर्तव्य कर्म है। आर्जवम यानी कि सरल भाव रखना, और विज्ञानम यानी कि संसार के तत्व को जानना, सभी वस्तुओं के तत्व को जानना, ये ब्राह्मण के कर्म है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, डी एंड ई करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा है हमारा ए, डी एंड ई। थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा साइकोलॉजी से। व्यक्तित्व के प्रकार यानी कि पर्सनालिटी के बारे में पूछा जा रहा है। कहते हैं कि जिनकी फ्राइडमैन एवं रोसेनमैन ने व्यक्तित्वशील क्रम एवं कोरोनरी हृदय रोग पर अपने प्रयोग के पश्चात व्याख्या करी थी। यानी कि वैसा पर्सनालिटी थ्योरी पूछ रहे हैं जिन्होंने, जो फ्रेडमैन और रोसेनमैन के द्वारा दी गई है। और ये क्या थे? ये कोरोनरी हार्ट के डॉक्टर थे, सर्जन थे। तो उन्होंने हृदय रोग पर आधारित जो है ये पर्सनालिटी डेवलप करी। तो पर्सनालिटी तो वैसे पर्सनालिटी के बारे में बहुत सारे लोगों ने बताया है, ये सारे यहाँ पे पर्सनालिटी के बारे में ही है। तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। सबसे पहले आते हैं हम यहाँ पर कि पहले साइंटिस्ट कार्ल गस्टिव जुंग, जो कि 1921 में इन्होंने व्यक्तित्व का सिद्धांत पर्सनालिटी थ्योरी दी थी। इन्होंने बोला कि दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक होते हैं इंट्रोवर्ट और एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट कैसे होते हैं? जिनकी एनर्जी, जिनकी ऊर्जा अंदर की तरफ केंद्रित होती है, ठीक है, भीतर की ओर केंद्रित होती है, वो इंट्रोवर्ट होते हैं। ऐसे लोग जो है वो शांत रहते हैं, खूब सोचने विचार करने वाले होते हैं। अकेलापन उनको बहुत अच्छा लगता है, अकेला अकेला पसंद है, अकेलापन पसंद है, मतलब कि शांत एकांत स्थान पे रहना ज्यादा पसंद करते हैं। आत्मविश्लेषी, आत्मचिंतन करने वाले, ये इंट्रोवर्ट होते हैं। दूसरा बताया इन्होंने बहिर्मुखी यानी कि एक्सट्रोवर्ट। इनकी एनर्जी कैसे होती है? बाहर की तरफ होती है,
ऊर्जा का प्रवाह बाहर के तरफ होता है। ऐसे लोग बहुत मिलनसार होते हैं, लोगों से मिलना जुलना बातें करना काफी पसंद होता है, सक्रिय काफी एक्टिव रहते हैं, बातूनी भी होते हैं और उनको भीड़ भाड़ अच्छा लगता है, यानी कि लोगों से घिरा हुआ रहना उनको ज्यादा पसंद होता है। ठीक है। और उनकी बाहरी दुनिया से ऊर्जा प्राप्त करते हैं ऐसे लोग। तो दो प्रकार की पर्सनालिटी जो है कार्ल जुंग ने बताई। इसके अलावा एक तीसरी पर्सनालिटी भी बाद में डेवलप की गई जो कि एम्बीवर्ट पर्सनालिटी है। ये मिक्सचर है इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, दोनों ही पर्सनालिटी का मिक्सचर है जो कि बाद में को डेवलप किया गया। तो हैंस एसेन नाम के साइंटिस्ट थे। तो ट्रेड थ्योरी में उन्होंने इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट को एक मुख्य आयाम माना और उन्होंने इसे बायोलॉजिकल आधार पर समझाया भी था। तो वैसे देखा जाए तो ये तीन प्रकार की दो प्रकार की पर्सनालिटी अंतर्मुखी बहिर्मुखी तो कार्ल जुंग ने दी है, लेकिन तीसरी प्रकार की बाद में ऐड हुई है। सेकंड आते हैं हम क्रिस्मर। इन्होंने बोला सोमैटोटाइप थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, कौन सी थ्योरी थी इनकी? सोमैटोटाइप, जो कि शारीरिक बनावट के आधार पर इन्होंने ये थ्योरी दी। तो इसके अंतर्गत हमारे 4 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी हैं: पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक और डिस्प्लास्टिक। पिकनिक पर्सनालिटी, ये गोल मटोल होते हैं, इनका शरीर भी मोटा ताजा होता है, पेट भी मोटा होता है और लेकिन इनके जो मसल्स होते हैं ना वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, नरम मांसपेशी होती है। फिर इधर इनका मानसिक प्रवृत्ति के बारे में बताया कि ये मिलनसार होते हैं, बहुत ही ज्यादा भावुक इमोशनल टाइप के होते हैं, सामाजिक भी होते हैं, भावनात्मक रूप से उतार चढ़ाव वाले होते हैं और कभी खुशी तो फिर कभी उदास हो जाते हैं। दूसरा एस्थेनिक पर्सनालिटी, ये लोग पतले दुबले होते हैं, है ना, लंबे होते हैं, गर्दन लंबी होती है, संकोची होते हैं। इनके बारे में बताया कि ये अंतर्मुखी होते हैं, बहुत ज्यादा विचारशील होते हैं, रचनात्मक यानी कि क्रिएटिव टाइप के लोग होते हैं, कम सामाजिक, अकेले में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, एकांत प्रिय, कल्पनाशील, कल्पना की ही दुनिया में जीते हैं, कम इमोशनल होते हैं, मतलब इमोशन तो होता है लेकिन उसको व्यक्त नहीं कर पाते, वो जल्दी से अपने इमोशन को दूसरों के सामने प्रेजेंट नहीं करते। तीसरा है एथलेटिक। इनका शरीर कैसा होता है? मांसल यानी मस्कुलर होता है, संतुलित बैलेंस्ड होता है, ना बहुत मोटे ना बहुत पतले होते हैं, शरीर चौड़ा होता है, इनका छाती चौड़ी होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मजबूत पर्सनालिटी होती है ये। ठीक है, ये विस्कस बोला है इसको, ये संतुलित प्रकृति वाले होते हैं। इनकी भावना भी कैसी होती है? स्थिर होती है और बहुत ज्यादा मेहनतशील परिश्रमी होते हैं, हार्ड वर्क करने वाले होते हैं, फिजिकली और मेंटली भी। और चौथी पर्सनालिटी है क्या? डिस्प्लास्टिक। तो ये क्या होते हैं? असामान्य या मिश्रित शरीर वाले होते हैं, यानी कि मोटे या पतले दोनों का मिक्सचर होता है। पिकनिक और एस्थेनिक और एथलेटिक पर्सनालिटी इन सब का मिक्सचर होता है। ठीक है, किसी रोग विकृति या असंतुलन के कारण डिस्प्लास्टिक पर्सनालिटी होती है इनकी, जैसे कि अगर कोई पार्ट उसका पैरालाइज्ड है, ठीक है, या फिर जो स्पेशल एबल्ड लोग जो हैं तो उसको इस कैटेगरी में रखा गया है। और इनकी मानसिक स्थिति क्या होती है उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया गया। इनकी मानसिक स्थिति असंतुलित होती है, बहुत डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, तीसरा आते हैं मेयर फ्राइडमैन और रे रोसेनमैन। ये दो साइंटिस्ट थे। तो ये क्या थे? ये हार्ट विशेषज्ञ, मतलब हृदय रोग विशेषज्ञ, हार्ट स्पेशलिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं इनको। ठीक है, तो देखा जाए तो हमारा प्रश्न इनसे ही रिलेटेड था। फ्राइडमैन और रोसेनमैन जो हार्ट स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने कौन सी पर्सनालिटी का टाइप दिया? तो 1950 के थे ये, 1950s के। इन्होंने दो टाइप की पर्सनालिटी बताई, टाइप ए पर्सनालिटी एंड टाइप बी पर्सनालिटी। टाइप ए पर्सनालिटी को इन्होंने बोला कि अचीवमेंट ओरिएंटेड पर्सन होते हैं लेकिन हाई स्ट्रेस वाले होते हैं, स्ट्रेस ज्यादा होता है इनको। ठीक है, ये टाइम कॉन्शियस होते हैं,
मतलब कि समय के प्रति बहुत जागरूक होते हैं कि इतने से इतने समय में इनको ये काम निपटा देना है, मतलब टाइम के बिल्कुल पाबंद होते हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव टाइप के भी होते हैं, इम्पेशेंट और अग्रेसिव होते हैं, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। ओवर अचीवर होते हैं, यानी कि हमेशा लक्ष्य की तरफ ही भागते हैं, कभी खाली नहीं बैठते। और इनमें कहते हैं कि हेल्थ रिस्क ज़्यादा होता है, जैसे कि हार्ट डिज़ीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, ठीक है? इनको हाई बीपी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ऐसे लोग कुछ हासिल करने के लिए हमेशा दौड़ते रहते हैं, दौड़ लगाते रहते हैं। आराम करना पसंद नहीं है, आराम इनको व्यर्थ लगता है, ठीक है? दूसरी पर्सनैलिटी है क्या, टाइप बी पर्सनैलिटी। ये कैसे होते हैं, ये रिलैक्स्ड होते हैं, ईज़ी गोइंग, सब कुछ एकदम आराम से, जीवन आराम से चल रहा है। ये काम और रिलैक्स्ड होते हैं। ये टाइम से बंधे हुए नहीं होते, समय को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान, चिंतित नहीं होते। कोऑपरेटिव होते हैं और एक स्पेशल पर्सनैलिटी इनकी कि नॉन कॉम्पिटिटिव, प्रतिस्पर्धा नहीं होती इनमें। इमोशनली भी बैलेंस्ड होते हैं। तो इसके कारण, क्योंकि स्ट्रेस नहीं लेते, इसलिए इनमें हेल्थ रिस्क भी कैसा होता है, कम होता है। और इनको हार्ट डिजीज होने की संभावना जो है वो कम होती है। तो ऐसे व्यक्ति शांत होते हैं, रचनात्मक होते हैं और तनाव को कम महत्व देते हैं। इनका जीवन कैसा होता है, संतुलित, बैलेंस्ड होता है, ठीक है? तो हमारा जो आंसर है, करेक्ट आंसर यही यहाँ पर करेक्ट होगा कि इन्होंने टाइप ए और टाइप बी ये पर्सनालिटी की थ्योरी दी। अब चौथा, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक के बारे में भी देख लेते हैं। तो सोमैटोटाइप थ्योरी को देने वाले विलियम एच सेल्डन 1940s के ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं और साथ ही साथ शरीर विज्ञान के भी जाता है। तो इन्होंने ये 3 प्रकार की पर्सनैलिटी दी, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। इनकी जो पर्सनैलिटी का जो टाइप है, ये आपका ऊपर जो हमने पढ़ा, पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक और डिस्प्लास्टिक, उससे मिलता-जुलता है। तो यहाँ पर एंडोमॉर्फिक जो है वो कैसे होते हैं लोग, गोल-मटोल होते हैं, इनका मसल्स नरम, स्किन बिल्कुल सॉफ्ट होती है, फैट ज़्यादा होता है, चेहरा भी गोल-मटोल होता है, तो ये पिकनिक पर्सनैलिटी से मिलते-जुलते हैं। ऐसे लोग आराम प्रिय होते हैं, ज़्यादा आराम करना पसंद करते हैं, मिलनसार भी होते हैं, मज़ाकिया होते हैं और सामाजिक होते हैं। दूसरा बताया इन्होंने कि मेसोमॉर्फिक, ये एथलेटिक्स से मिलता-जुलता है। ये मस्कुलर बॉडी होती है, मजबूत शरीर होता है, छाती चौड़ी, कंधे चौड़े होते हैं, बहुत ही एक्टिव रहते हैं। साथ ही साथ आत्मविश्वासी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत होता है, लेकिन आक्रामक भी है, अग्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है? साहसी भी हैं ये। और तीसरा है एक्टोमॉर्फिक, ये लंबा, दुबला-पतला, इनकी हड्डियाँ भी पतली होती है, तो एस्थेनिक पर्सनैलिटी से मिलते-जुलते हैं ये। ये अंतर्मुखी होते हैं, संवेदनशील, बहुत इमोशनल होते हैं, चिंतनशील और शर्मीले टाइप के भी होते हैं, ठीक है? इंट्रोवर्ट टाइप के भी होते हैं। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर, क्या हो जाएगा हमारा, ये, ठीक है? थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे हम, अगले 5 प्रश्न लेकर के, लगभग 5 से 6 प्रश्न, इतने में ही हमारा टाइम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो पहले जो मैंने जो वीडियो बनाया था, जो कि फर्स्ट 5 क्वेश्चन तक, तो उसको ज़रूर देखिएगा और सब उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि अभी आने वाले एग्ज़ाम में जो है किस तरह का प्रश्न जो है आ सकता है। आप देखिए तो हर बार जो है वो क्वेश्चन का जो लेवल है वो बढ़ाता ही जा रहा है। तो हमें अपना लेवल भी बढ़ाना है, ठीक है? हमें जानकारी ज़्यादा चाहिए, हमें अपना लेवल बढ़ाना है, अपने नॉलेज का लेवल बढ़ाना है। तो इसके पहले वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और हाँ, जिनको भी एनरोल करना है वो कृपया जल्द से जल्द एनरोल करें, अपना सीट बुक करें, ताकि नया सेशन जो है, नया बैच शुरू हो सके। तो मिलते हैं आप सभी से।
तब तक के लिए धन्यवाद।